हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो पेपर होने वाले हैं। जैसे ईपीपी हो गया आपका, दिल्ली पुलिस आपके सामने आ चुकी है वैकेंसी, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर मतलब उसी के आधारित या प्रीवियस ईयर पेपर के आधारित क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं, और आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका 28 फरवरी, ऑप्शन बी दिया आपका 21 मार्च, ऑप्शन सी दिया आपका 7 अप्रैल और ऑप्शन डी दिया आपका 22 अप्रैल। ऑप्शन डी क्या दिया 22 अप्रैल। किसकी बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है आपके 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर हम 28 फरवरी की बात करें, किसके 28 फरवरी की बात करें तो 28 फरवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या है कुछ? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक। ये कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगर हम 21 मार्च की बात करें तो यहाँ होता है आपका विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। और अगर हम 7 अप्रैल की बात करें, 7 अप्रैल के यहाँ पर होता है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? मनाया था आपका 7 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पूछा था आपका हो गया पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। अगर हम और अप्रैल की, इसकी अप्रैल माह की अगर हम और तिथि की बात करें, जैसे आपका हो गया 10 अप्रैल को अगर पूछे कौन सा दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को, तो यहाँ होता है आपका विश्व होम्योपैथी दिवस। क्या होता है? विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस पूछे कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है आपका 10 अप्रैल को। अगर पूछे 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो 14 अप्रैल को आपको मनाया जाता है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म का दिवस, मतलब अंबेडकर दिवस कह सकते हैं, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। कब? 14 अप्रैल को, यानी अंबेडकर दिवस बोल सकते हैं, ठीक है। अंबेडकर दिवस कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है आपके 14 अप्रैल को, ठीक। अगर पूछे 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 17 अप्रैल को यहाँ होता है आपका विश्व हेमोफिलिया दिवस। हेमोफिलिया दिवस। क्या है? विश्व हेमोफिलिया दिवस। विश्व हेमोफिलिया दिवस कब मनाया था? मनाया था आपके 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को कौन सा दिवस है आपका? हेमोफिलिया दिवस। अगर बात करें 19 अप्रैल को तो 19 अप्रैल कौन सा दिवस है? यहाँ पर आपका विश्व यकृत दिवस। विश्व यकृत दिवस, यकृत दिवस, ठीक है। विश्व यकृत दिवस कब मनाया था? आपका 19 अप्रैल को, ठीक। 19 अप्रैल को, ठीक है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं। 28 फरवरी को बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और 21 मार्च की बात करें तो विश्व वानिकी दिवस, और इसी दिन एक दिवस मनाया था विश्व कविता दिवस भी कब मनाया था? ये भी आपके 21 मार्च को ही मनाया जाता है। 7 अप्रैल की बात करते हैं, यहाँ होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। 22 अप्रैल को राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 14 अप्रैल को अंबेडकर दिवस, और 17 अप्रैल की बात करें तो हेमोफिलिया दिवस, और 19 अप्रैल को बात करें तो विश्व यकृत दिवस, ठीक है। अगर हम बात करें 22 अप्रैल की, 22 अप्रैल तो क्या पूछा था हमारा? ये पूछा था हमारा अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा जो थे कहाँ के महान चित्रकार थे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं राजा रवि वर्मा के बारे में कि इन्होंने मतलब कौन कौन सा चित्र बनाया है। राजा रवि वर्मा ने कौन कौन से चित्र, मतलब किसके चित्र बनाए हैं। मतलब बहुत क्वेश्चन इसके बारे में भी पूछा जाता है कि राजा रवि वर्मा ने मतलब कौन सा चित्र बनाया है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें बोले कौन सा बनाया है, या बोल देता है कभी कभी 3 इनके चित्र देकर पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा है राजा रवि वर्मा का चित्र मतलब द्वारा बनाया चित्र नहीं है, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा की हम बात कर रहे थे, कौन कौन से चित्र बनाए थे उन्होंने? नल दमयंती के चित्र बनाए हैं। नल
दमयंती, नल दमयंती के चित्र अगर पूछे किसने बनाया है तो बनाया आपके राजा रवि वर्मा। ठीक है, अगर पूछे जटायु कौन, जटायु वधनम का चित्र किसने बनाया है, जटायु वधनम का चित्र किसने बनाया है, तो भी आपके राजा रवि वर्मा ने बनाया है। और जो आप माता पार्वती के चित्र देखे होंगे वो भी उनका भी मतलब अगर कुछ चित्रकारी किसने किया था यानी उनका भी चित्र किसने बनाया था, वो भी बनाया था आपके राजा रवि वर्मा। किसकी, माता सरस्वती की। ठीक है, माता सरस्वती के। ठीक है, माता सरस्वती के चित्र अगर पूछे किसने बनाया तो भी बनाया था आपके राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। ठीक है, और इन्हें एक उपाधि भी मिली है, कौन सी उपाधि, केसर हिंद की उपाधि। इन्हें केसर हिंद की उपाधि अगर पूछे कब मिला है तो मिला है 1904 में। कौन सी उपाधि मिला है, केसर हिंद की उपाधि, केसर हिंद की उपाधि। केसर हिंद की उपाधि अगर पूछे राजा रवि वर्मा को कब मिला था, ये मिला था आपको 1904 में इसे इन्हें मिला था। ठीक है, इन्हें ही क्या बोला जाता है, इन्हें ही आधुनिक चित्रकला का जनक भी कहा जाता है। किसे, राजा रवि वर्मा को आधुनिक चित्रकला का जनक भी कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन था कि राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे, ये थे कहाँ के, ये थे आपके केरल के। कहाँ के, केरल के महान चित्रकार थे, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। इन्होंने चित्र बनाए, कौन कौन से चित्र बनाए, नल दमयंती के चित्र बनाए, जटायु वधनम के चित्र बनाए और माता सरस्वती के चित्र बनाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये माता सरस्वती के बराबर पूछता है कि माता सरस्वती का चित्र किसके द्वारा बनाया गया, तो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन दिया आपको श्रावस्ती, ऑप्शन बी दिया आपका तक्षशिला, ऑप्शन सी दिया आपका पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी दिया आपका कश्मीर। तो अगर बौद्ध परिषद की बात करें तो यानी मतलब बौद्ध सम्मेलन की बात करें तो इसमें 4 प्रमुख बौद्ध सम्मेलन, यानी अगर पूछे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह पूछता है कि पहला कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था या चौथा कहाँ हुआ था। ठीक है, अगर हम पहला की बात करते कब हुआ था आपको 483 BC में, 483 BC में। कहाँ पर हुआ था आपके राजगृह में। कहाँ पर, राजगृह में हुआ था। कहाँ पर, राजगृह में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था पूछे तो हुआ था आपके अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे आपके महाकश्यप थे। ठीक है, और पूछे दूसरी कब हुई थी, तो ये हुए थे इसके 100 साल बाद 383 BC में, 383 BC में। दूसरी हुई थी आपकी 383 BC में। कहाँ पर हुई थी, हुए थे आपके वैशाली में। कहाँ पर, वैशाली में। कहाँ पर, वैशाली में तीसरी हुई थी, वैशाली में तीसरी हुई थी। ये किसके शासनकाल में हुई थी, ये हुई थी आपके कालाशोक के। किसके, पहला हुआ था अजातशत्रु के, दूसरा हुआ था कालाशोक के शासन काल में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे साबा कामी। ठीक है, अगर हम तीसरी की बात करें, तीसरी कब हुई थी, तीसरी हुई थी आपके 255 BC में, 255 BC में। ये पूछेगा कहाँ पर हुई थी, पहली होगी राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र में। तीसरी कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। तीसरी कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। और पहला हुआ था आपके किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा हुआ था कालाशोक के, और तीसरा बात करें, तीसरा हो गया आपका अशोक के शासनकाल में। तीसरा अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक, और पूछे चौथी कहाँ हुई थी, चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पर, कश्मीर में। चौथी कश्मीर में हुई थी। अगर पूछे किसके शासनकाल में हुई थी, तो हुई थी आपके कनिष्क के शासनकाल में। किसके, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, पहला हुआ था आपका अजातशत्रु, दूसरा हुआ था आपका कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क शासनकाल में हुआ था। पहला पूछे कहाँ हुआ, पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कहाँ पर, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अब पहला कब हुआ था, पहला हुआ 483 में, दूसरा 383 BC, पहला अगर पूछे 483 BC में हुआ था, दूसरा हुआ था आपका 383 BC में, तीसरा की बात करें 255 BC और चौथा की बात करें तो पहली शताब्दी में हुई थी। ठीक, तो पूछा तीसरी बौद्ध समिति बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित हुई थी, ये हुई थी आपके कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या, 2011 के जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश के कुल बाल संख्या जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। मतलब किसकी बात कर रहा है, टोटल में ग्रामीण जो बाल जनसंख्या है उसका प्रतिशत। मतलब पहले तो बात कर रहा है जो यानी कि अंतिम जनसंख्या। ठीक, फिर इसके बाद अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार
मतलब अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में कुल जो बाल संख्या है उसमें भी अगर उसके अंदर ही बात करें तो ग्रामीण बाल संख्या, भारत के कुल जनसंख्या भारत के कुल बाल जनसंख्या के ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन है दिया आपका 74.05%, ऑप्शन बी दिया आपका 79.03%, ऑप्शन सी दिया आपका 65.45%, ऑप्शन डी दिया आपका 55.23%। तो अगर पूछे जो ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत तो कितना है, तो आपका 74.05% है। कितना है? 74.05% है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा खां, भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा खां का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। किसकी बात कर रहा है? उस्ताद अल्लाह रखा खां की बात कर रहा है, उस्ताद अल्लाह रखा खां की बात कर रहा है। ऑप्शन ए दिया आपका बीड़ा से संबंधित है, ऑप्शन बी दिया आपका घटम से, ऑप्शन सी दिया है आपका तबला से, और ऑप्शन डी दिया आपका संतूर से। ऑप्शन डी क्या दिया है? संतूर से। ठीक, तो किसकी बात कर रहा है? उस्ताद अल्लाह रखा खान। अगर पूछे इनका संबंध किससे है तो ये क्या बजाते हैं? आपके तबला बजाते हैं, यानी तबला वादक है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर हम बीड़ा की बात करें, बीड़ा से संबंधित कौन कौन है? ये है आपके एस बालचंद्रन। कौन है? एस बालचंद्रन, एस बालचंद्रन। ठीक है, एक है आपका ई एम सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। ठीक है, क्या है? ई एस, सॉरी ई एम है थोड़ी, क्या है? ई एम सुब्रमण्यम, ठीक है, ई एम सुब्रमण्यम। एक थे आपके एस बालचंद्रन, एक है आपके ई एम सुब्रमण्यम। इन सबका अगर पूछे संबंध क्या है, यानी ये क्या बजाते हैं तो आपके बीड़ा वादक, यानी बीड़ा बजाते हैं। ठीक है, अगर हम पूछे घटम से, मतलब घटम कौन कौन बजाते हैं, घटम से संबंधित व्यक्ति की प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करें, इसकी घटम से तो आपके टी एच विनायक राम, टी एच विनायक राम का संबंध पूछे किससे है, ये कौन है? तो आपके घटम वादक है। ठीक है, एक है आपके अगर टी एच विनायक राम। ठीक है, अगर हम तबला की बात करें, तबला कौन बजाते हैं? तबला वादक कौन है? तो ये आपका अल्लाह रखा खान। और अगर हम बात करें तबला वादक के, जैसे हो गए आपके जाकिर हुसैन। कौन हो गए? जाकिर हुसैन आपके तबला वादक हो गए। ठीक है, एक है आपके किशन महाराज का संबंध पूछे किससे है, तभी आपके तबला वादक है। कौन है? तबला वादक है। कौन? किशन महाराज। एक है आपके समता प्रसाद, इन्हें क्या कहा जाता है? गुदई महाराज। किसे? समता प्रसाद को गुदई महाराज के नाम से भी जाना जाता है। समता प्रसाद। ठीक है, अगर हम संतूर वादक की बात करें, तो आपके शिव कुमार शर्मा। कौन है? शिव कुमार शर्मा। और एक है आपके भजन सुपारी। ठीक है, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। दिया था अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है, तो आपके तबला वादक है। बीड़ा की बात करें तो बीड़ा कौन बजाते हैं? बजाते हैं आपके एस बालचंद्रन। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई आपका, ई एम सुब्रमण्यम की बात करते हैं, क्या बजाते हैं? आपके घटम बजाते हैं। क्या बजाते हैं? घटम बजाते हैं। ठीक है, और टी एच विनायक राम भी आपके घटम बजाते हैं। और इनकी बात करें, ई एम सुब्रमण्यम की बात करते भी आपके घटम बजाते हैं। ठीक, और बीड़ा कौन बजाते हैं? एस बालचंद्रन आपके बीड़ा बजाते हैं। तबला की बात करें, तबला है आपके जाकिर हुसैन, किशन महाराज, समता प्रसाद। और समता प्रसाद को एक किस नाम से जानते हैं? गुदई महाराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और संतूर वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा है, और भजन सुपारी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए दिया आपका राजीव गांधी, ऑप्शन बी दिया आपका पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी दिया आपका अटल बिहारी वाजपेयी, और ऑप्शन डी दिया आपका मनमोहन सिंह। तो
क्या बताया, चेंजिंग इंडिया पुस्तक। चेंजिंग इंडिया पुस्तक पूछे कौन से प्रधानमंत्री लिखे हैं, तो लिखे हैं आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। ऑप्शन ए दिया आपका औरंगजेब, ऑप्शन बी दिया आपका मुराद, ऑप्शन सी दिया आपका मीर जुमला और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था ये शाहजहां को किसने दिया था, किस दिए थे आपके मीर जुमला। कौन, मीर जुमला। इन्हीं के नाम था क्या, इन्हीं के दूसरा नाम था आपका मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद, मोहम्मद सईद भी इनका दूसरा नाम था। ठीक, तो मीर जुमला जो थे मतलब सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था शाहजहां को उपहार के रूप में दिए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत डैश के साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है। भारत किसके साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है, मतलब इनमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनके अनुसार भारत जो है किसके साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है। ठीक, ऑप्शन ए दिया आपका इंडोनेशिया, ऑप्शन ए दिया आपका मालदीव, ऑप्शन सी दिया आपका म्यांमार और ऑप्शन डी दिया है फिलीपींस। तो अगर सीमा साझा किसके साथ करता है, करता है आपके म्यांमार के साथ। किसके साथ, म्यांमार के साथ, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। तो वैसे भारत की सीमा किस किस देश के साथ लगती है, ये लगती है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान, फिर उसके बाद आपका चीन, चीन हो गया, नेपाल, चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद है आपका भूटान या भूटान, नेपाल, भूटान, भूटान के बाद म्यांमार हो गया आपका, म्यांमार हो गया, म्यांमार के बाद कौन सा है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। इन सब देशों के साथ आपकी भारत की सीमा साझा होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, केरल की नाव और किस त्यौहार की विशेषता है, मतलब केरल की नाव, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, केरल की नाव दौड़ जो नौका दौड़ होता है वो किस त्यौहार का विशेषता है। ऑप्शन दिया आपका पोंगल, ऑप्शन बी दिया आपका उगादी, ऑप्शन सी दिया आपका ओणम, यह है आपका ओणम, ऑप्शन सी कहते हैं ओणम और ऑप्शन डी दिया आपका बिहू। तो जबकि केरल में जो नाव दौड़ होता है मतलब वो किस त्यौहार की मतलब विशेषता है, किस त्यौहार के अंतर्गत कराया जाता है इसे, तो कराया जाता है आपके ओणम के अंतर्गत। किसके, ओणम के अंतर्गत। अगर पूछे ओणम कितने दिनों तक होता है तो आपके 10 दिनों का त्यौहार है। ओणम जो है आपके 10 दिनों का त्यौहार है। ठीक, अब पहले दिन को क्या कहते हैं, जो पहला दिन होता है इसका क्या कहलाता है, पहला दिन। ठीक है, अगर पूछे पहला दिन क्या कहलाता है तो पहला दिन कहलाता है आपका अथम। क्या कहलाता है, अथम, पहला दिन अथम कहलाता है। और 10वां दिन की बात करें, 10वां, पहला दिन तो हो गया आपका अथम, और 10वां दिन की बात करें तो यह होता है आपका थिरुओणम। क्या है, थिरुओणम, 10वां दिन आपका थिरुओणम कहलाता है। ठीक है, अगर हम पोंगल की बात करें तो पोंगल कहाँ का त्यौहार है, तो आपके तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का त्यौहार कौन सा है, पोंगल है। ठीक है, उगादी की बात करें तो कहाँ का है, आपके कर्नाटक का है। कहाँ का है, कर्नाटक का त्यौहार कौन सा है, उगादी, कर्नाटक का त्यौहार। इसे क्या कहते हैं, दक्षिण भारत का न्यू ईयर, मतलब दक्षिण भारत का मतलब है तीन राज्यों में से विशेषतः उगादी को न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं। एक हो गया आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना उगादी को मतलब नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। ठीक, अगर हम बिहू की बात करें, बिहू कहाँ का है तो आपके असम का है। कहाँ का है, असम का है। बिहू कहाँ का है, ये आपके असम का त्यौहार है। बिहू असम का त्यौहार है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इस वर्ष में हो जाएगा आपका किस वर्ष में। ठीक है, किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी, मतलब किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए दिया आपका 2010, ऑप्शन बी दिया आपका 2002, ऑप्शन सी दिया आपका 2008 और ऑप्शन डी दिया आपका 2004। तो इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो किस वर्ष में शुरुआत हुआ था आपके 2008 में, यानी पहली बार मतलब कब खेला गया, 2008 में खेला गया। अगर पहला फाइनल विजेता पूछे कौन सा था तो था आपका राजस्थान। कौन था, राजस्थान था। कौन था, राजस्थान था। राजस्थान पहला विजेता कौन था, राजस्थान। विपक्षी पार्टी कौन, मतलब विपक्ष में कौन था, यानी सॉरी उप विजेता कौन है, विजेता हो गया राजस्थान। उप विजेता की बात करें कौन सा था, वो तो आपका चेन्नई।
चेन्नई आपकी उप विजेता रही। और 2008 की बात है। और अगर पूछे विजेता, तो विजेता रही थी आपकी राजस्थान की टीम विजेता रही थी। अगर पूछे राजस्थान के 2008 में राजस्थान के कप्तान कौन थे, मतलब जब ये फाइनल जीती थी, ये थे आपके शेन वार्न थे। कौन थे? शेन वार्न आपके राजस्थान के कप्तान थे। और चेन्नई की बात करें, चेन्नई के उस समय कप्तान कौन थे, तो उस समय भी आपके महेंद्र सिंह धोनी ही थे। MS D, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी ही आपके उस समय भी कप्तान थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया चोलों की राजधानी थी। चोलों की राजधानी थी। ऑप्शन ए दिया आपका कावेरीपत्तन, ऑप्शन बी दिया आपका महाबलीपुरम, ऑप्शन सी दिया आपका कांची, और ऑप्शन डी दिया आपका तंजौर। ऑप्शन डी क्या दिया है? तंजौर। चोलों की राजधानी पूछा है, चोलों की राजधानी क्या थी? तो चोलों की राजधानी अगर पूछे क्या थी, क्या थी आपकी? तंजौर। तंजौर क्या थी? तंजौर। इसे ही क्या कहते हैं? तंजाउर भी कहते हैं। ठीक है। अगर पूछे चोल के संस्थापक कौन थे, तो थे आपके विजयालय। चोल के संस्थापक पूछे तो विजयालय और राजधानी तंजाउर। ठीक है। और विजयालय की अगर हम बात करें, किसकी? विजयालय। विजयालय ये कौन थे? आपके संस्थापक थे विजयालय। इन्हीं का ही मतलब उपाधि इन्हें किस मतलब कौन सी उपाधि मिली थी? नर केसरी की उपाधि अगर पूछे किससे मिली थी, ये थी आपके नर केसरी। नर केसरी की उपाधि किसे मिली थी? ये मिली थी आपकी विजयालय को। ठीक है, किसे? विजयालय को नर केसरी की उपाधि मिली थी। ठीक है, किसे? नर केसरी की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? ऑप्शन दिया होगा पेरियार, ऑप्शन बी दिया आपका रणथंभौर, ऑप्शन सी दिया होगा काजीरंगा, और ऑप्शन डी दिया आपका जिम कार्पेट। ऑप्शन डी दिया आपका जिम कार्पेट। पहले हम किसकी बात कर ले? रामगंगा नदी का। रामगंगा नदी अगर पूछे कहाँ से निकलती है, तो आपके उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से निकलती है। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। अगर पूछे कौन कौन से राज्य में बहती है, तो बहती है आपके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती है। अगर पूछे गंगा से कहाँ पर जाकर मिलती है, तो आपके कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज में जाकर, कन्नौज में जाकर आपके गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी है? रामगंगा नदी। कन्नौज में जाकर आपके गंगा नदी से मिल जाती है। पूछे कहाँ से निकली है, तो आपके उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से निकलती है। आपके उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में गंगा नदी जाकर मिल जाती है। पूछेगा इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक, मतलब कितने राज्यों में? तो आपके 2 राज्यों में, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अब रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? तो बहती है आपके जिम कार्पेट, यानी उत्तराखंड में है आपके जिम कार्पेट। इसका नाम भी चेंज कर दिया गया कि इसके नाम पर रामगंगा अब राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, मतलब रामगंगा नदी के नाम पे ही इसका नाम कर दिया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में हजीरा बंदरगाह स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में हजीरा बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका केरल, और ऑप्शन डी दिया आपका गुजरात। तो हजीरा बंदरगाह की बात कर रहा है, तो कहाँ पर? आपका गुजरात में स्थित। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। अगर हम महाराष्ट्र में बात करें कौन कौन से बंदरगाह हैं, तो आपके मतलब प्रमुख बंदरगाह की बात करें, इसे देखोगे आपका मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये कहाँ पर? आपका महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह। ठीक है, केरल की बात करें तो यहाँ पर आपका कोच्चि बंदरगाह। ठीक, और गुजरात में कौन सा है? हजीरा, और एक है आपका बहुत फेमस है आपका कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला। इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल कांडला बंदरगाह। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया? पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। और एक आपका तमिलनाडु राज्य में पूछा जाता है, यहाँ पर 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। तमिलनाडु के 3 बड़े बंदरगाह कौन कौन से हैं? एक आपका तुतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, तुतीकोरिन हो गया। एक हो गया आपका एन्नौर बंदरगाह। एक है आपका चेन्नई बंदरगाह। ये आपके 3 बंदरगाह कहाँ पर? आपके तमिलनाडु में हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दिया आपका बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी दिया आपका फिरोज शाह, और ऑप्शन डी दिया आपका महादेव गोविंद रानाडे। किसकी बात करें? महाराष्ट्र का सुकरात अगर पूछे किसे कहा जाता है, क्या था आपको? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया, भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? किसकी बात कर रहा है? भारत संघ में। भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित प्रदेशों क्षेत्रों का उल्लेख किस संविधान किस अनुसूची में है? तो आपके पहली अनुसूची में। किसमें है? पहली अनुसूची में। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। तो पूछे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थे? 8 थी। वर्तमान में कितनी है आपकी? 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, 12 की बात करें। ठीक है, पहली अनुसूची की बात करें, पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में भारत के राज्य और संघ के बारे में पहली अनुसूची में बताया गया। दूसरी अनुसूची की बात करें, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची आपके वेतन और भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तीसरी अनुसूची किससे संबंधित? तीसरी अनुसूची आपकी शपथ से है। तीसरी शपथ से है। चौथी की बात करें, चौथी है आपकी चौथी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। और पांचवी की बात करें, पांचवी आपके एससी और एसटी के विशेष, मतलब एसटी और एसटी के बारे में विशेषता बताया गया, मतलब उनके क्षेत्र में बताया गया है। और छठी अनुसूची की बात करें, तो इसमें पूर्वोत्तर के 4 राज्यों, पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के बारे में बताया गया। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के बारे में बताया गया। किसमें? छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें आपके 3 सूचियों के बारे में बताया गया। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय बताए गए? आपके 100 विषय बताए गए हैं। संघ सूची में 100 विषय बताए गए हैं। राज्य सूची में बात करें तो राज्य सूची में आपके टोटल 61 विषय बताए गए हैं। और समवर्ती सूची की बात करें तो उसमें आपके 52 विषय बताए गए हैं। संघ में 100, राज्य में 61 और समवर्ती में 52 विषय आपके टोटल बताए गए हैं। ठीक, ये हो गया आपकी 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में आपकी भाषा है। कितनी भाषा है? आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर हम पूछे कौन कौन सी भाषा है, कौन कौन सी भाषा है, तो एक आपका कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत। ये आपकी 14 भाषाएं हो गई। कितनी हो गई? 14 भाषाएं होगी। 15वीं की बात करें, 15वीं आपकी सिंधी जोड़ी गई थी। उसके बाद 3 भाषा जोड़ी गई, ये 15 हो गई। 15, 3, 18 कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये आपकी हो गई टोटल आपका 18। 15, 3, 18। उसके बाद आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। टोटल आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची में है। ठीक, अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करें, 9वीं अनुसूची में क्या है? इसमें आपके भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें आपके दल बदल संबंधित है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची आपके ग्राम पंचायत से। और 12वीं अनुसूची किससे है? ये आपके नगर पंचायत से। ठीक, ये टोटल आपकी 12 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, अगर आपको समझ में आएगा तब लिख लीजिएगा, नहीं तो अगर आप पहले भी आपको बता चुके हैं इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे जो हैं उत्पन्न होती हैं? प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य तरंग, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंग, अप्रगामी एवं अनुदैर्घ्य तरंग और अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंग। तो जो सितार है इसमें किस प्रकार की ध्वनिगत पूछे उत्पन्न होती हैं? इसमें होती हैं आपकी अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंग, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए दिया आपका पराग अग्रवाल, ऑप्शन बी दिया आपका नीलमोहन, ऑप्शन सी दिया आपका संदीप कटारिया, ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो यूट्यूब का नया सीईओ की बात कर रहा है तो कौन है? ये आपके नील मोहन को नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको, रणजी ट्रॉफी 2023 विजेता टीम कौन सी है? रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन ए दिया आपका सौराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिया आपका बंगाल और ऑप्शन डी दिया आपका गुजरात। अगर पूछे विजेता थी आपकी सौराष्ट्र, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछ ले उप विजेता, ये थी आपकी बंगाल, उप विजेता टीम कौन थी? आपकी बंगाल थी। विजेता टीम पूछे सौराष्ट्र थी। ठीक, कौन थी? सौराष्ट्र थी। ठीक है, अगर पूछे सौराष्ट्र के कप्तान कौन थे? तो ये थे आपके जयदेव उनादकट, जो कि एक अच्छे बॉलर हैं। ठीक है, ये कहते हैं आपके सौराष्ट्र के कप्तान थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। मतलब वायु मृदा किसकी बात कर रहा है? पहले उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में मतलब प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है जो कि वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? ठीक है, ऑप्शन दिया आपका पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी दिया आपका पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी दिया आपका उत्तरी क्षेत्र और ऑप्शन डी दिया आपका दक्षिणी क्षेत्र। ऑप्शन डी क्या दिया है? दक्षिणी क्षेत्र। तो जो है आपका वायु मृदा अपरदन से कौन सा क्षेत्र है जो आपका सर्वाधिक प्रभावित है? तो आपका पश्चिमी क्षेत्र है। कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्न में से कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? निम्न में से कौन सी नदी जो है आपके उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ए दिया आपका सोन नदी, ऑप्शन बी दिया आपका हिंडन नदी, ऑप्शन सी दिया आपका गंडक नदी और ऑप्शन डी दिया आपका शारदा नदी। तो कौन सी नदी जो आपको उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी है? तो आपका गंडक नदी जो है आपको उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।